1845 उत्तरी गोलार्ध के पास कही बर्फ की ऊंची दीवारें, अंधेरा और 129 लोग जो कभी वापस नहीं आए। HMS एरेबस और HMS टेरर, दो जहाज जो इतिहास के सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय समुद्री सफर पर निकले थे। ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा भरोसा उन दो जहाजों पर था। दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी का सम्मान उन 129 आदमियों के कंधों पर था। जब ये दोनों जहाज आर्कटिक की बर्फ में गायब हुए तो पीछे छोड़ गए सिर्फ सवाल, सिर्फ रहस्य और कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी गवाहियां, कुछ ऐसी हड्डियां जो आज भी इंसान को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर देती हैं। 129 लोग गए, उनमें से एक भी आदमी वापस नहीं आया, एक भी नहीं। और जो उन आखिरी दिनों में हुआ, जो उस बर्फीले अंधेरे में हुआ, वो सुनकर आप एक बार के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक तबाही की कहानी नहीं है, वो एक ऐसे सच की कहानी है जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने 170 साल तक दुनिया से छुपाए रखा। आगे आप समझ जाएंगे कि आखिर उन 129 लोगों के साथ उस बर्फीले अंधेरे में क्या हुआ था। वो रहस्य जो 170 साल तक दुनिया से छुपा रहा, वो सच जो आर्कटिक की बर्फ में दफन था और जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। कहानी शुरू होती है 19वीं सेंचुरी से। लंदन के ग्रीन हाइट बंदरगाह पर एक ऐसी सुबह उतरी थी जो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की शुरुआत थी। बंदरगाह पर हजारों लोग जमा थे, औरतें रो रही थीं, बच्चे हाथ हिला रहे थे और दो जहाज HMS एरेबस और HMS टेरर, दो जहाज अपनी अपनी जगह खड़े थे। ग्रीक पौराणिक कथाओं में एरेबस का अर्थ होता है अंधेरा और टेरर का अर्थ होता है भय। उस दिन सिर्फ जीत की बात हो रही थी, नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज की बात हो रही थी, ब्रिटिश साम्राज्य के एक और अध्याय की बात हो रही थी। और उन दो जहाजों के डेक पर खड़े 129 आदमियों में से किसी को नहीं पता था कि वो सब मिलकर इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक का हिस्सा बनने वाले हैं। उन जहाजों की कमान थी सर जॉन फ्रैंकलिन के हाथों में। 59 साल की उम्र, रॉयल नेवी का एक अनुभवी अफसर, आर्कटिक का पुराना खिलाड़ी। लेकिन जो बात उस भीड़ को नहीं पता थी कि उसके ऊपर एक ऐसे साम्राज्य का दबाव था जो हर कीमत पर नॉर्थ वेस्ट पैसेज ढूंढना चाहता था। उसके साथ था कैप्टन फ्रैंक्स क्रोजियर, HMS टेरर का कैप्टन, आयरिश, व्यावहारिक और उन चंद लोगों में से एक जिसे उस अभियान की असली चुनौती का एहसास था। क्रोजियर ने उस रवानगी से पहले अपनी डायरी में लिखा था कि उसे डर है, लेकिन उसने अपना डर जहाज पर छोड़ दिया और समंदर की तरफ बढ़ गया। HMS एरेबस और HMS टेरर कोई साधारण जहाज नहीं थे। ब्रिटिश नेवी ने उन्हें खास तौर पर आर्कटिक के लिए तैयार किया था। उनकी लकड़ी की दीवारें 1.5 फुट मोटी थीं। उनके आगे लोहे की मोटी चादरें लगाई गई थीं ताकि बर्फ से टकराने पर टूट न जाए। उनमें उस जमाने की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, स्टीम इंजन जो उन्हें बिना हवा के भी चला सके। उनमें 3 साल का खाना भर दिया गया था, किताबें थीं, दवाइयां थीं और एक ऐसा विश्वास था जो शायद सबसे खतरनाक चीज थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत आर्कटिक की बर्फ से बड़ी है। लेकिन आर्कटिक ने कभी किसी साम्राज्य की ताकत नहीं मानी और जो आगे हुआ वो इतना भयानक था कि ब्रिटिश सरकार ने 150 साल तक उसकी पूरी सच्चाई छुपाए रखी। जुलाई 1845 में दोनों जहाज बाफिन बे पहुंचे। वहां एक व्हेलिंग शिप के कैप्टन ने उन्हें देखा और यह उनकी आखिरी डॉक्यूमेंटेड साइटिंग थी। उसके बाद वो दोनों जहाज आर्कटिक की बर्फ में समा गए, जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया, जैसे समंदर ने उन्हें निगल लिया। और फिर महीने गुजरे, साल गुजरे। लंदन में लेडी जेने फ्रैंकलिन इंतजार करती रही। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव को यकीन था कि जहाज वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। 1847 का साल आया, फिर 1848 का, और तब जब चुप्पी बहुत लंबी हो गई, तब लंदन ने पहली बार माना कि कुछ गलत हो गया है। जो बाद में पता चला वो टुकड़ों में पता चला, दशकों में, इनुइट लोगों की गवाहियों से, बिखरे हुए सामान से, टूटे हुए जहाजों के अवशेषों से और उन कागजों से जो बर्फ में दफन थे। सर जॉन फ्रैंकलिन की मृत्यु जून 1847 में हुई थी, बर्फ में, अपने जहाज पर। उसके बाद क्रोजियर ने कमान संभाली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों जहाज विक्टोरिया स्ट्रेट की बर्फ में जम चुके थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। खाना खत्म हो रहा था और आर्कटिक की सर्दी जो -50 डिग्री तक जाती थी, हर रात थोड़ी और जाने ले रही थी। अप्रैल 1848, विक्टोरिया स्ट्रेट, तापमान -50 डिग्री से भी नीचे था। दोनों जहाज अब सिर्फ बर्फ के ऊंचे टीलों के बीच दबी हुई लकड़ी और लोहे की ढांचे थे, तैरने में असमर्थ, हिलने में असमर्थ। क्रोजियर ने एक फैसला लिया जो शायद उस पूरे अभियान का सबसे दर्दनाक फैसला था। उसने आदेश दिया, जहाज छोड़ो। 105 बचे हुए आदमी अपने मरे हुए 24 साथियों को पीछे छोड़कर, अपने जहाज को पीछे छोड़कर वो पैदल चलने लगे, बर्फ पर हजारों मील दूर किसी इंसानी बस्ती की तरफ।
उनके पास भारी स्लेड्स थे जिन्हें वो खींच रहे थे। उन स्लेड्स में था खाना, हथियार और वो चीजें जो एक ब्रिटिश नाविक अपनी मौत की तरफ चलते हुए भी साथ लेकर चलता है। चांदी की कटलरी, चीनी मिट्टी के बर्तन, एक भारी राइटिंग डेस्क, किताबें, जैसे उन्हें यकीन था कि वो किसी जेंटलमैन्स क्लब की तरफ जा रहे हैं, न कि अपनी कब्र की तरफ। यह जो विवरण है ये बाद में मिले सामान से पता चला। इनुइट लोगों ने उन भटकते हुए नाविकों को देखा था, उनसे बात की थी। यह इनुइट गवाहियों में दर्ज है। एक इनुइट बुजुर्ग ने बाद में एक खोजी दल को बताया कि उसने कुछ गोरे आदमियों को देखा था जो चल रहे थे, लेकिन उनकी चाल अजीब थी, जैसे वो नशे में हो, जैसे उनके पैर उनके दिमाग की बात नहीं मान रहे। उनके चेहरे काले पड़ गए थे, उनके दांत गिर रहे थे, उनके बाल झड़ रहे थे। यह स्कर्वी था, विटामिन सी की कमी से होने वाली वो बीमारी जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन यह सिर्फ स्कर्वी नहीं था, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उनके दिमाग को भी तोड़ रहा था। वो कुछ और था, लीड पॉइजनिंग, और उसका स्रोत था वो खाना जो ब्रिटिश नेवी ने उनके लिए पैक्ट किया था, टिन्ड फूड, जिसे उस जमाने में लीड सोल्डर से सील किया जाता था। 3 साल तक उन डिब्बों का खाना खाते खाते उन सब के शरीरों में लीड का जहर भर गया था। लीड पॉइजनिंग में दिमाग काम करना बंद कर देता है, फैसले गलत होने लगते हैं, हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं और इंसान धीरे धीरे पागलपन की तरफ बढ़ता है। 105 आदमी जो बर्फ पर चल रहे थे, उनमें से ज्यादातर के दिमाग लीड के जहर से भरे हुए थे। वो सही फैसले लेने में असमर्थ थे और यही शायद सबसे बड़ी वजह थी कि उनमें से कोई भी, एक भी कभी वापस नहीं आया। डॉक्टर हैरी गुडसायर उन्हीं आदमियों में से एक था। उसकी डायरी के कुछ टुकड़े बाद में मिले, जमी हुई बर्फ में दबे हुए। उन टुकड़ों में उसने जो लिखा वो पढ़कर दिल थम जाता है। उसने लिखा था कि रात बहुत लंबी है, कि वो नहीं जानता कितने लोग कल सुबह उठेंगे, कि वो अपने मरीजों का इलाज करना चाहता है लेकिन उसके पास दवाइयां नहीं हैं, कि बर्फ हर तरफ है, इतनी बर्फ कि वो भूल गया है कि जमीन कैसी दिखती थी। और उसने एक और बात लिखी जो उस पूरे अभियान की सबसे दर्दनाक लाइन है। उसने लिखा था कि कुछ आदमी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो वो कभी नहीं सोच सकता था कि ब्रिटिश नाविक करेंगे। उसने उस बात को पूरा नहीं लिखा, लेकिन जो उसने नहीं लिखा वो इतिहास की सबसे भयानक गवाही बन गई। इनुइट लोगों ने बताया था बाद में जब खोजी दल आए कि उन्होंने कुछ तंबुओं के पास ऐसी हड्डियां देखी थीं जो इंसानों की थीं और जिन्हें काटा गया था और जिन पर नाइफ के निशान थे। वो निशान जानवरों के दांतों के नहीं थे, वो निशान इंसानी औजारों के थे। यह वो सच था जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने सबसे पहले नकारा, सबसे जोर से नकारा, क्योंकि यह मानना कि रॉयल नेवी के अफसर और नाविक जो ब्रिटिश सभ्यता के प्रतीक माने जाते थे, भूख में इतने नीचे उतर गए, यह ब्रिटिश साम्राज्य की उस छवि के लिए असहनीय था जो उसने अपने बारे में बना रखी थी। लेकिन हड्डियां झूठ नहीं बोलती, और जब 1992 में वैज्ञानिकों ने उन हड्डियों का फोरेंसिक एनालिसिस किया तो जो सच सामने आया वो उस 150 साल पुरानी इनुइट गवाही की पूरी तरह पुष्टि करता था। हड्डियों पर नाइफ के निशान थे, सिस्टमैटिक, डेलिबरेट और अनमिस्टेकेबली ह्यूमन। रॉयल नेवी के सबसे बहादुर अफसरों ने अंत में वो किया जो कोई भी इंसान करता है जब वो मरने से बचने की आखिरी कोशिश करता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और किरदार है जिसे इतिहास ने वो सम्मान नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था, लेडी जेन फ्रैंकलिन। जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ने घोषणा करनी चाही कि फ्रैंकलिन और उसके सब आदमी मर गए और अभियान बंद किया जाए, तो वो एक अकेली औरत थी जो उस फैसले के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना पैसा लगाया, उसने राजनेताओं को खत लिखे, उसने अखबारों में लिखवाया, उसने एक के बाद एक सर्च एक्सपीडिशन भेजी, उसने अमेरिकी सरकार से मदद मांगी और उसने वो काम किया जो किसी सरकार ने नहीं किया। उसने अपने पति की कहानी को जिंदा रखा। उसकी जिद की वजह से ही फ्रांसिस मैकक्लिंटॉक की 1859 की एक्सपीडिशन वो रिटन रिकॉर्ड ढूंढ सकी जो किंग विलियम आइलैंड पर एक स्टोन केयर्न में बंद था। वो रिकॉर्ड जिसमें फ्रैंकलिन की मृत्यु की तारीख लिखी थी, वो रिकॉर्ड जो इस पूरी कहानी का एकमात्र रिटन एविडेंस था। उस स्टोन केयर्न में जो कागज मिला वो 2 हिस्सों में लिखा हुआ था। पहला हिस्सा मई 1847 में लिखा गया था, जब सब कुछ ठीक था या कम से कम ठीक दिखता था। उसमें लिखा था कि दोनों जहाज ठीक हैं, कि सब लोग स्वस्थ हैं, कि अभियान अपनी योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। वो कागज एक जीतते हुए अभियान की आवाज था। लेकिन उसी कागज के हाशिए पर किनारे पर अप्रैल 1848 में कुछ और लिखा गया था, और वो लिखावट पहले हिस्से से बिल्कुल अलग थी। कांपते हुए हाथ से लिखा, अक्षर टूटे हुए थे और जो लिखा था वो पढ़कर रूह कांप जाती है।
लिखा था। सर जॉन फ्रैंकलिन की मृत्यु 11 जून 1847 को हुई। कुल 24 अफसर और नाविक मर चुके हैं। जहाज बर्फ में जमे हुए हैं। हम कल पैदल निकल रहे हैं और फिर बस वो कागज वहीं खत्म हो जाता है, जैसे लिखने वाले के पास और कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, या शायद इसलिए कि जो आगे होने वाला था उसे शब्दों में कहने की हिम्मत नहीं थी। फ्रैंक क्रोजियर उस कागज को लिखने वालों में से एक था। वो आखिरी जीवित कैप्टन था, वो आयरिश आदमी जिसने शुरू से डर महसूस किया था लेकिन जिसने कभी भागने की कोशिश नहीं की। क्रोजियर का अंत कहाँ हुआ ये आज भी पूरी तरह नहीं पता। कुछ इनुइट गवाहियां कहती हैं कि उन्होंने एक बड़े अफसर को बहुत दूर तक जिंदा देखा था, कि वो अकेला चल रहा था, कि उसकी आंखों में अभी भी कुछ था, कोई जिद, कोई इरादा, लेकिन वो भी आखिरकार उसी बर्फ में खो गया जिसने बाकी सबको खाया था। उसकी कोई कब्र नहीं है, उसका कोई निशान नहीं है। वो आर्कटिक की उस अनंत सफेदी में समा गया जिसे जीतने के लिए वो निकला था। और यहीं वो सवाल उठता है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक त्रासदी से आगे ले जाता है। क्या यह सब टाला जा सकता था? क्या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव को पता था कि वो 129 आदमियों को मौत की तरफ भेज रहा है? जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, लेकिन कुछ तथ्य हैं जो आज भी असहज करते हैं। पहला तथ्य, फ्रैंकलिन की उम्र 59 साल। आर्कटिक एक्सपीडिशन के लिए उस जमाने में भी यह असाधारण उम्र थी। कई अनुभवी कैप्टन्स ने इस अपॉइंटमेंट पर सवाल उठाए थे, लेकिन फ्रैंकलिन के पॉलिटिकल कनेक्शंस थे और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव को एक ऐसा नेता चाहिए था जो नाम पहचाना हो। दूसरा तथ्य, वो टिन्ड फूड जिसमें लीड था। उस ठेकेदार के बारे में स्टीफन गोल्डनर बाद में पता चला कि उसने जल्दबाजी में बनाए हुए पुअरली सील्ड डिब्बे सप्लाई किए थे। उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था सबसे कम बोली पर और किसी ने ठीक से जांच नहीं की थी। तीसरा तथ्य, जब जहाज वापस नहीं आए तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ने 2 साल तक कोई सर्च एक्सपीडिशन नहीं भेजी। 2 साल जब वो आदमी बर्फ में जम रहे थे, भूख से मर रहे थे, लीड के जहर से पागल हो रहे थे, तब लंदन में बैठे अफसर इंतजार कर रहे थे। यह इंतजार क्यों था? कुछ कहते हैं कि एडमिरल्टी को यकीन था कि फ्रैंकलिन 3 साल का खाना लेकर गया है, इसलिए जल्दी नहीं थी, क्योंकि एक सफल अभियान भेजना पॉलिटिकल फायदे का था, एक असफल अभियान स्वीकार करना पॉलिटिकल नुकसान का था। और उस कैलकुलेशन में उन 129 आदमियों की जानें सिर्फ एक संख्या थीं। लेडी जेने फ्रैंकलिन ने इस कैलकुलेशन को समझा था और इसीलिए उसने फ्रैंक्स मैकलिंटॉक को 1857 में एक प्राइवेट एक्सपीडिशन पर भेजा अपने पैसों से, और मैकलिंटॉक ने 1859 में 2 साल के अंदर उसने किंग विलियम आइलैंड पर वो स्टोन केयर्न ढूंढा, वो रिकॉर्ड, वो सच ढूंढा, और उस सच के साथ लेडी जेने फ्रैंकलिन ने अपने पति को ऑफिशियली मृत घोषित करवाया। लेकिन उसने एक काम और किया, उसने यह सुनिश्चित किया कि इतिहास फ्रैंकलिन को एक हीरो की तरह याद करे। उसने मेमोरियल्स बनवाए, उसने वो नैरेटिव गढ़ा जिसमें फ्रैंकलिन ने नॉर्थ वेस्ट पैसेज डिस्कवर किया था, भले ही उसने कभी उसे पार नहीं किया था, और ब्रिटिश साम्राज्य ने वो नैरेटिव खुशी खुशी स्वीकार किया। लेकिन जो इनुइट लोगों ने देखा था, जो उन्होंने गवाही दी थी, उसे उस नैरेटिव में जगह नहीं मिली। उनकी आवाज को दशकों तक नकारा गया, क्योंकि वो एक ऐसी सच्चाई बता रहे थे जो साम्राज्य की कहानी में फिट नहीं होती थी। उन्होंने देखा था कि रॉयल नेवी के नाविक किस हाल में थे, उन्होंने देखा था कि वो क्या कर रहे थे, और उन्होंने बताया था। लेकिन एक विक्टोरियन एक्सप्लोरर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉन रे जब उनकी गवाहियां लेकर लंदन पहुंचा, तो चार्ल्स डिकेंस, जो उस जमाने के सबसे बड़े लेखक थे, उन्होंने अखबारों में लिखा कि इनुइट लोग झूठे हैं, कि ब्रिटिश नाविक कभी ऐसा नहीं कर सकते, कि यह सब बर्बर लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। यह वो जगह है जहां फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन सिर्फ एक आर्कटिक ट्रेजेडी नहीं रहती, यह एक साम्राज्य के उस अहंकार की कहानी बन जाती है जो सच से ज्यादा अपनी छवि को प्यार करता था, जो अपने मरे हुए नाविकों को हीरो बनाने के लिए जिंदा इनुइट गवाहों को झुठला सकता था, जो लीड पॉइजनिंग वाले खाने की जांच न करने की गलती को स्वीकार करने की बजाय उसे दबाना पसंद करता था। 150 साल बाद जब वैज्ञानिकों ने उन हड्डियों का डीएनए एनालिसिस किया, जब अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने आर्कटिक की गहराइयों में एचएमएस एयरबस और एचएमएस टेरर को ढूंढा, तब जो सच सामने आया वो उतना ही भयानक था जितना इनुइट लोगों ने कहा था। एचएमएस एरेबस 2014 में मिला और 2 साल बाद एचएमएस टेरर मिला 2016 में। जहाजों की हालत देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। दोनों जहाज आर्कटिक की बर्फीली गहराइयों में इतने अच्छे से प्रिजर्व्ड थे कि उनके अंदर का सामान आज भी बरकरार था। बर्तन, किताबें, व्यक्तिगत सामान
और वो सब कुछ जो उन 129 आदमियों ने अपनी आखिरी सांस तक अपने साथ रखा था। टेरर इतनी अच्छी हालत में था कि उसके कुछ दरवाजे अभी भी बंद थे, जैसे कोई उन्हें बंद करके गया हो और वापस आने का इरादा रखता हो। एचएमएस टेरर की खोज ने एक और रहस्य से पर्दा उठाया जिसने इतिहासकारों को चौंका दिया। जहाज की हालत से पता चला कि उसे केयरफुली और डिलिबरेटली अबैंडन किया गया था, जल्दबाजी में नहीं। इसका मतलब जब क्रोजियर ने जहाज छोड़ने का फैसला किया तब कुछ लोग अभी भी इतने ठीक थे कि वो व्यवस्थित तरीके से जहाज बंद कर सकें। क्रोजियर, वो आयरिश कैप्टन, उस आखिरी पल में भी एक अफसर की तरह सोच रहा था। और यही शायद इस पूरी कहानी की सबसे दर्दनाक बात है कि वो लोग अंत तक उम्मीद रखते रहे, कि वो अंत तक लड़ते रहे। उन हड्डियों पर जो निशान मिले, जो फोरेंसिक एनालिसिस में सामने आए, कुछ हड्डियों पर पॉट पॉलिश के निशान थे, यानी उन्हें उबाला गया था। हड्डी से आखिरी पोषण निकालने की कोशिश। यह वो इंसान थे जिन्हें ब्रिटेन ने अपनी एक्सपीडिशन पर भेजा था, जिनके परिवार लंदन में इंतजार कर रहे थे। यह वो इंसान थे जिनके नाम बाद में मेमोरियल्स पर लिखे गए। और यह उनका अंत था, आर्कटिक की बर्फ में, भूख में, लीड के जहर में। लेकिन इस पूरी कहानी में एक पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, इनुइट लोगों का पहलू। वो लोग जो उस आर्कटिक में हजारों सालों से रहते आए थे, जो उस ठंड में न सिर्फ जिंदा रहते थे बल्कि थ्राइविंग करते थे। जब फ्रैंकलिन के आदमी उनसे मिले तो इनुइट लोगों ने मदद की पेशकश की। उन्होंने सील मीट दिया, उन्होंने रास्ता दिखाने की कोशिश की। लेकिन ब्रिटिश नाविकों ने, जो एक ऐसे साम्राज्य से आए थे जो खुद को सभ्यता का शिखर समझता था, उस मदद को पूरी तरह नहीं लिया। वो उन लोगों से सीखने को तैयार नहीं थे जिन्हें वो अपने से कमतर समझते थे। और यह अहंकार, यह सिविलाइजेशनल एरोगेंस उनकी मौत का एक और कारण बना। इनुइट ओरल हिस्ट्री में फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन की कहानी आज भी जिंदा है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो कहानियां सुनाई जाती रही हैं, उन गोरे आदमियों की जो बर्फ पर चल रहे थे और जो धीरे धीरे खत्म होते गए। उन कहानियों में कोई मैलिस नहीं है, कोई शादन फ्रॉयडे नहीं है, बस एक गहरी उदासी है। आर्कटिक किसी की परवाह नहीं करता, यही उसका सबसे बड़ा सच है। और यही वो सच है जो फ्रैंकलिन और उसके 128 साथियों ने अपनी जानों से सीखा। उन जहाजों के मलबे में, आर्कटिक की गहराइयों में उन आदमियों की बाकी कहानी आज भी दफन है। कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं, कुछ अभी भी नहीं मिले। क्रोजियर का आखिरी पड़ाव कहाँ था नहीं पता, और वो आखिरी रात कैसी थी जब बर्फ पर चलते चलते आखिरी आदमी भी गिरा और नहीं उठा। और शायद यह नहीं पता होना ही इस कहानी का सबसे सच्चा हिस्सा है, क्योंकि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, और कुछ आवाजें, जैसे इनुइट लोगों की आवाज, जैसे डॉक्टर गुडसिर की डायरी की आवाज, जैसे उस कांपती हुई लिखावट की आवाज जो किंग विलियम आइलैंड के स्टोन केर्न में मिली, कुछ आवाजें बर्फ से भी ज्यादा ठंडी होती हैं और बर्फ से भी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती हैं। एचएमएस एरेबस आज भी वहां है, एचएमएस टेरर आज भी वहां है। आर्कटिक की उस गहराई में जहां रोशनी नहीं पहुंचती, जहां आवाज नहीं पहुंचती, वो दोनों जहाज आज भी खड़े हैं, जैसे वो इंतजार कर रहे हों, जैसे उन्हें अभी भी यकीन हो कि उनके आदमी वापस आएंगे। दरवाजे बंद हैं, सामान करीने से रखा है, और उन बंद दरवाजों के पीछे उन 129 आदमियों की वो कहानी है जो आर्कटिक ने अपने पास रखी है। लेकिन इनुइट लोगों की वो आवाज, डॉक्टर गुडसिर की वो डायरी आज भी जिंदा है, और उस स्टोन केर्न का वो कांपता हुआ आखिरी वाक्य आज भी जिंदा है। हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको जानना है कि क्रूगर मिलियन का लॉस्ट खजाना कहां छुपा है तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करके देखें। धन्यवाद।